हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैं पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ एनसीईआरटी की। साथ में जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो उनको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ और साथ में डायग्राम भी बताते चल रही हूँ, ठीक है। मैं 3 लेक्चर बना चुकी हूँ, ये चौथा लेक्चर है और आज यहाँ पे हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। पूरा एकदम एक एक लाइन को कंप्लीट किया है और साथ में किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंप्लीट किया है विथ मेमरी ग्लैंड, ठीक। ये पहले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। फिर साथ में दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया है गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस है इससे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल और ooजेनेसिस इन फीमेल, इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है। और तीसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया है आगे का जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, साथ में जो भी ग्राफ दिए हैं, डायग्राम दिए हैं, उनको भी कवर किया। और एक टॉपिक इसके साथ और मैंने कंप्लीट किया था, वो था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है। आज हम आगे की टॉपिक कवर करेंगे। 2 टॉपिक बची हैं, पहला है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और दूसरा है इसके आगे का, जिसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये वाला, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे और आज हम इस चैप्टर को इसी वीडियो में एंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। उससे पहले मैं बता देना चाह रही हूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ ना, ये नई एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं वही नई एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ और जिनके पास एनसीईआरटी बुक है तो प्लीज़ अपनी किताबें खोल लें और जिनके पास नहीं है उनको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने जैसे कल देखा था कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। देखिए ये डायग्राम, ये क्या है, ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ देखिए फिमरी है, फिंगर एक स्ट्रक्चर है। ये हो जाएगा इन्फेंटुबुलम। ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, ये एम्पुलर रीजन है, ठीक है। वाइड है, थोड़ा चौड़ा है। और इधर क्या स्थमस है, ये यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, सर्वाइकल कैनाल, और ये वजाइना हो गया, ठीक है। क्या होता है, जो 14 डे होता है, मीन्स मिडिल डे जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, उस दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। उसी दिन क्या होता है, एलएच सर्ज होता है। जो एलएच हार्मोन निकल रहे पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो भी क्या होता है, एकदम पीक पे होते हैं, बहुत हाई होते हैं। एफएसएच भी हाई होता है लेकिन एलएच ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और साथ में एस्ट्रोजन भी निकलता है, कहाँ से, ओवरी से, ठीक। तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा और सेकेंडरी oocyte कहाँ रिलीज हो जाएंगी, ये फीमेल उनको कैच करके इन्फेंटिबुलम की तरफ आगे भेज देगा, ठीक है। मिस फैलोपियन ट्यूब में डाल देगा। और फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलर रीजन है, सेकंड पार्ट है, वहाँ पे अगर इधर से स्पर्म भी एंट्री कर जाए, मीन्स वजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए कहाँ पहुँच जाए, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मीन्स दोनों ही गैमेट्स एक ही टाइम पे अगर रिलीज हो रहे हैं और एम्पुलर रीजन, जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन है, वहाँ मिलते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए जो बी वाला है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया है, किसका, स्पर्म का, ओवम से, ठीक है। आगे क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब ये होगा कि जो जाइगोट के सेल होंगे ना, वो माइटोसिस करके और आगे सेल में डिवाइड होंगे। मीन्स 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 to 16, 16 to 32, मीन्स माइटोसिस डिवीजन होगा। आगे देखिए ये सेल डिवाइड हुआ, ये मोरुला स्टेज है। मोरुला स्टेज में क्या होते हैं, 8 से लेके 16 सेल वाला स्टेज होगा। मीन्स ब्लास्टोमियर 8 से 16 सेल के होंगे, ठीक। ये एफ वाले में देखिए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मोरुला स्टेज से भी आगे भी सेल डिवीजन हुआ है, ठीक है। आगे भी माइटोसिस हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, तो आगे और सेल बने। फिर जो जी है, ब्लास्टोसिस्ट वाला, ये स्टेज में देखने को मिला कि सेल जो है बाहर की तरफ इस तरीके से अरेंज हो गई हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और अंदर जो है इनर सेल मास है, ठीक है। यही जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये आगे चल के यही यूट्रस में जाके इम्बेडेड हो जाता है, मीन्स धस जाता है। तभी जाके क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जो ट्रोफोप्लास्ट है, बाहर वाली जो सेल की लेयर है ना, ये जाके क्या करती है, ब्लास्टोसिस्ट की, यही जाके यूट्रस में जाके धस जाती है। तभी जो यूट्रस के और भी टिश्यू हैं, और भी जितने सेल हैं, वो भी क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और इम्प्लांटेशन हो जाता है। जो इनर सेल मास है अंदर की, ये क्या करती है, एम्ब्रियो बनाती हैं। आगे फिर एम्ब्रियो मतलब बच्चा अंदर बनता है, और बाहर वाली जो लेयर है ट्रोफोप्लास्ट, ये क्या करती है, यूट्रस में पूरी तरीके से इम्प्लांटेशन कराती है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक। After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast is called chronic villi which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद
ठीक है। जब इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस में ट्रोफोप्लास्ट के थ्रू, तो देखने को क्या मिल रहा है कि कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर कहाँ से निकल रहे हैं, ट्रोफोप्लास्ट से। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें देखिए ये ट्रोफोप्लास्ट बाहर रहा होगा, अंदर इनर सेल मास होगा, यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई इस तरीके से। और यहाँ जो ट्रोफोप्लास्ट है, यहाँ पे देखिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ना, इसी को बोलते क्रॉनिक विलाई, ठीक है, इसको बोलते क्रॉनिक विलाई, ठीक है। ये क्रॉनिक विलाई क्या करती है, सराउंडेड करती है जो यूट्रस की टिश्यू है, यूट्रस के जो ब्लड है, मदर का ही तो यूट्रस है, उसका जो ब्लड है उस सबको किससे सराउंडेड कर रहा है, ये क्रॉनिक विलाई से, ठीक है। The chronic villi and uterine tissue become interdigited with each other and jointly to form a structural and function unit between the developing embryo, fetus and maternal blood is called placenta, ठीक है। जो कॉर्निक विलाई है और यूट्रस के टिश्यू, जो कॉर्निक विलाई है वो कहाँ से निकले हुए हैं, ये देखिए, ये कॉर्निक विलाई निकले और ट्रोफोप्लास्ट से यहाँ निकले हुए इस तरीके से, और जो यूट्रस का क्या है टिश्यू है ना, उनसे क्या होंगे इस तरीके से, पूरी तरीके से अपना ऐसे कनेक्शन बना देंगे, मीन्स इंटरडिजिटेड हो जाएंगे इस तरीके से पूरा चारों तरफ से, क्योंकि जो भी है ये सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे ट्रोफोप्लास्ट चारों तरफ है, तो चारों तरफ जो यूट्रस के जो टिश्यू है ना, वो पूरी तरीके से अपना ना पूरा कनेक्शन बना लेंगे, मीन्स जो सेल होंगे ना एकदम फिट हो जाएंगी, इंटरडिजिटेड है इसका मतलब, ठीक है। मीन्स स्ट्रक्चरल, देखने में भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाएंगे किसका, एक डेवलपिंग फीटस का, ठीक है, जो अंदर है एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसका, और मैटरनल बॉडी का, जो मदर का बॉडी है उससे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। मीन्स प्लासेंटा की फॉर्मेशन के लिए क्रॉनिक विलाई जो ट्रोफोब्लास्ट से निकला हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वो, और साथ में कौन, यूट्रस की जो टिश्यू है, ये दोनों ही क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं। और ये प्लासेंटा किसके बीच का सेपरेशन है, ये होगा डेवलपिंग फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो का, और दूसरा मदर की बॉडी का, ठीक है, उनके बीच का ये कनेक्शन बोल सकते हैं, या फिर प्लासेंटा के थ्रू सेपरेट है बच्चा और मदर की बॉडी से, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ द CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी एंड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, ठीक है। जो प्लासेंटा ये सेपरेशन है किसके बीच का, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो और एक मदर की बॉडी का, ठीक है। जो प्लासेंटा अब ये फैसिलिटेट करेगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है, एक बैरियर तो है ही है बॉडी में, साथ साथ क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन भी कराएगा किसका, मदर की बॉडी से ऑक्सीजन, और साथ में किसका, न्यूट्रिएंट का, ठीक है, किसको, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो को भी तो कुछ चाहिए खाने के लिए, तभी तो वो ग्रो करेगा आगे, ठीक है। तो उसको क्या ऑक्सीजन भी मिलेगा और न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, उसके साथ साथ एम्ब्रियो भी अब क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेगा, अपना वेस्टेज भी तो निकालेगा, तो CO2 निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट मटेरियल, ये किसके थ्रू निकल जाएगा, एम्ब्रियो से प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है, मदर के ब्लड में जाएगा, फिर मदर की बॉडी से बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है। The placenta is connected to the embryo through the an umbilical cord which facilitates the transport of substance to and from the embryo, ठीक है। डायरेक्ट एम्ब्रियो की बॉडी में नहीं जाएगा, यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में ये है क्या, एम्ब्रिकल कॉर्ड, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका एम्ब्रिकल कॉर्ड सीधा ही जुड़ा हुआ प्लासेंटा से। जो भी कुछ प्लासेंटा, मान लीजिए मदर की बॉडी से ऑक्सीजन आ रहा, बाहर से न्यूट्रिएंट आ रहा है, तो ये प्लासेंटा से सीधे किसको मिलेगा, एम्ब्रिकल कॉर्ड को, फिर इसके बाद एम्ब्रियो को मिलेगा। अब एम्ब्रियो कुछ अपना वेस्ट बाहर निकालना चाहता है, मीन्स CO2 निकालना चाहता है, जो भी इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना चाहता है, तो ये यहाँ एम्ब्रिकल कॉर्ड के थ्रू निकालेगा और प्लासेंटा से निकल के फिर मदर के ब्लड में जाएगा, फिर मदर की बॉडी से बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम्ब्रिकल कॉर्ड ही क्या है, जो फीटस को जोड़े हुए किससे, प्लासेंटा से, अपना ट्रांसपोर्टेशन कर दे रहा है सब्सटेंस का, मीन्स जो उसके यूजफुल है, मीन्स उसको ज़रूरत क्या है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की, और जो उसके लिए वेस्ट है मीन्स उसको रिमूव भी करना है, CO2 हो गया, और साथ में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले हैं वो, ठीक। आगे चलते हैं। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस द सेवरल हार्मोन। अब प्लासेंटा क्या कर रहा है, इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रहा है। इंडोक्राइन टिश्यू का मतलब होते हैं ऐसे टिश्यू जो क्या निकाल रहे हैं, वो हार्मोन्स निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला जैसे है HCG जिसको बोलते हैं ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। जैसा कि हम जानते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकल रहे थे, ओवरी से निकल रहे थे, ओवेरियन हार्मोन है। लेकिन अब इम्प्लांटेशन होने के बाद ना प्लासेंटा के अंदर और भी आ गई क्या, ताकत कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके पास क्या है, इंडोक्राइन टिश्यू प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या निकाल सकते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज कर सकते हैं। एक हो गया ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। दूसरा हो गया ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकालेंगे, ठीक। इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी मीन्स थोड़े टाइम बाद प्रेगनेंसी के, हार्मोन लाइक रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी,
ठीक है। जो हार्मोन रिलैक्सिन है ये कहाँ से सिक्रेटेड होगी, ओवरी से। खास बात और कि ओवरी से तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमेशा निकलेंगे, ठीक है, किसी कंडीशन, लेकिन जो रिलैक्सिन है ना ये तब निकलेगा जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, तभी ये ओवरी से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। मीन्स जब प्रेगनेंसी रहेगी तभी रिलैक्सिन हार्मोन जो है ओवरी से निकलेगा, वो भी कुछ महीने बाद प्रेगनेंसी के, ठीक। लेटेस्ट रिमेंबर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, लाइक HCG मीन्स ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटर लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स ये तीनों जो हार्मोन है ना ये दोनों तो निकले प्लासेंटा से और रिलैक्सिन कहाँ से निकला, ओवरी से। ये तीनों जो हार्मोन है ये तब निकलेंगे प्रेगनेंसी के ही टाइम निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। In addition, during pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several fold in the maternal blood. ठीक है। क्या होता है कि ये तीन जो हार्मोन है, HCG मीन्स ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन और साथ में रिलैक्सिन, ये उन्हीं फीमेल में निकलेगा जो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये तीनों हार्मोन उन्हीं की बॉडी में क्या होगा, सिक्रीट होगा, निकलेगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट है वुमेन उनके और भी हार्मोन्स बॉडी में हैं, उनका क्या होगा, वो क्या होंगे, जो प्रेगनेंसी के टाइम उनका जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। मीन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा, ये सब क्या होंगी, जो मदर की बॉडी है ना उसके बॉडी में इन सब का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स नॉर्मल पहले नहीं होंगे, लेकिन जब प्रेगनेंसी हुई तो ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इनका लेवल क्या होगा, मदर की ब्लड में बढ़ जाएगा, मीन्स उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा। अब आगे रीज़न दिया है कि ये सारे जो हार्मोन हैं मदर की ब्लड में क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज का मतलब ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये जो हार्मोन के बारे में दिया गया है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, पहला। दूसरा है मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ये हार्मोन इसलिए मदर की ब्लड में या मदर की बॉडी में बढ़ रहे हैं क्योंकि पहला ये सपोर्ट कर सके फीटस के ग्रोथ को, ठीक है। जो फीटस है, जो इम्प्लांटेशन हो चुका है एम्ब्रियो का, आगे क्या होगा, डेवलप करेगा फीटस में, तो उसके ग्रोथ में भी सपोर्ट कर सके। दूसरा जो मेटाबॉलिक चेंज होगा मदर की बॉडी में, अब उसके बॉडी में एक और बॉडी है ना, किसी और को बर्थ देने वाली है, तो उसके बॉडी में एक और बॉडी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रही है, तो उसके बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिक चेंजेस भी आएंगे। तो ये सारे हार्मोन्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे मेंटेन करने में। और लास्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी को क्या करें, मेंटेन करके रखें, ठीक। आगे चलते हैं, ये डायग्राम पहले एक बार देख लीजिए। ये मदर का क्या है, यूट्रस है, ठीक है, वोम बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे ये देखिए ट्रोफोप्लास्ट, ये बाहर वाली लेयर क्या है, ट्रोफोप्लास्ट, इनमें से क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हैं इस तरीके से, पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं क्रॉनिक विलाई, ठीक है। अंदर क्या रहा होगा, से यहाँ पे होगा इनर सेल मास रहा होगा, ठीक है। अब ये जो इनर सेल मास है धीरे धीरे क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करके किसमें, एम्ब्रियो, ठीक है। तब ये स्ट्रक्चर किसका है, एम्ब्रियो का है, ठीक। यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रॉनिक विलाई, ये जाके जो यूट्रस की और टिश्यू उनके साथ क्या कर लिया, अपना कनेक्शन बना लिया, मीन्स पूरी तरीके से क्या हो गया, इंटरडिजिटेड हो गया और उसने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या बोलते हैं, हम प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये प्लासेंटल विलाई है, ठीक है, ये प्लासेंटा बन गया, प्लासेंटा के ऊपर भी विलाई है, ठीक है, प्लासेंटल विलाई है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है प्लासेंटा, ठीक है। जो क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट किसको, मदर से ये एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो भी अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है और किसको दे रहा है, प्लासेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में दे रहा है ताकि बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। ये क्या है, कैविटी ऑफ यूट्रस, ये खाली जगह है, ठीक। यहाँ पे देखिए यॉल्क सैक है, ये यॉल्क सैक क्यों दिया गया है, क्योंकि जो डेवलपिंग फीटस है ना वो अपना ब्लड नहीं बनाता है, ठीक है। उनमें अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ब्लड की प्रोडक्शन होती है, मीन्स आरबीसी वगैरह जो बनते हैं ना, ये यॉल्क सैक में पहली बार जो आरबीसी की प्रोडक्शन या बॉडी में जो ब्लड बनता है ना, यॉल्क सैक से बनता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और यहाँ पे देखिए ये ढेर सारे इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन दिखाए गए हैं कि एम्ब्रियो से कहाँ जा रहा है कनेक्शन, ये प्लासेंटा की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, एम्बेरिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल्स में ढेर सारे उसके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एम्ब्रियो को सप्लाई कर रहा है या फिर जो भी एम्ब्रियो स्क्रीट आउट कर रहा है अपने एम्बेरिकल कॉर्ड के थ्रू किसको देगा, प्लासेंटा को देगा या फिर प्लासेंटा से लेगा एम्बेरिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, ये कनेक्शन है। और यहाँ पे देखिए प्लग विथ म्यूकस इन सर्विक्स, यहाँ पे ढेर सारे म्यूकस है ताकि जो प्रेगनेंसी है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से ब्लड अगर निकलने लगेगा तो जो इम्प्लांटेशन हुआ है ना तो ये भी क्या हो जाएगा, मिस कैरेज हो जाएगा, ये भी मिस अबॉर्ट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, ठीक। आगे चलते हैं। इमिडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन
मीन्स फॉरेन इम्प्लांटेशन के बाद, जैसे इम्प्लांटेशन हो उसके तुरंत फॉरेन उसके बाद द इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट। अब ये डिफ्रेंशिएट होगा किसमें, इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड मेसोडर्म। कि जैसे इम्प्लांटेशन हुआ ना, जो इनर सेल मास होगा, यही वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला देखिए, जैसे इम्प्लांटेशन होगा ये वाला एच वाला स्ट्रक्चर मीन्स ऐसे ही है। जैसे क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्रस में, उसमें जो ये इनर सेल मास होगा ना, ये क्या करेगा, आगे चल के डिवाइड करेगा और फिर डिफ्रेंशिएशन होगा। बाहर का जो आउटर लेयर बनाएगा उसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म, ठीक है, और जो अंदर का लेयर रहेगा मीन्स इनर लेयर रहेगा उसको बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक। ए मीजोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टो और एंडोडर्म, ठीक है, बाहर की जो लेयर है इसको बोलेंगे एक्टोडर्म, ठीक, जो अंदर की लेयर है इसको एंडोडर्म बोलेंगे, और इनके बीच की जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे मीजोडर्म, ठीक है। ये क्या, ये सब लेयर क्या है, यही आगे चल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। एक्टोडर्म के एग्जाम्पल जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारी आँख जो कॉर्निया है ये क्या है, एक्टोडर्म से बने हुए हैं। मीजोडर्म से हमारे मसल्स हो गए, ये सब बनी हुई हैं। इंडोडर्म से हमारे बॉडी में जितने भी डक्ट वगैरह है वो सब क्या इंडोडर्म से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, पहले लेयर डिवाइड होगा इनर सेल मास का, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब आगे डिफ्रेंशिएशन होगा, ऑर्गन बनेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो किस में बदलेगा, फीटस में, फिर जब 9 मंथ होगा फिर न्यू वन बॉर्न हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन इन एडल्ट, ठीक है। ये जो तीनों लेयर है सेक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये तीनों एक साथ ही मिलके क्या बनाती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं एक एडल्ट के, ये सारी टिश्यू हैं उनको ये तीनों लेयर बनाती हैं, ठीक है। इट नीड टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने को दिया गया है कि जो इनर सेल मास है ना, अंदर की जो सेल थी इनर सेल जो आगे डिवाइड होके ये सारी लेयर बनाती है, और ये लेयर क्या बनाती है, जितने भी इसेंशियल ऑर्गन है किसी एडल्ट के सारी चीज़ें बनाती है, टिश्यू ऑर्गन, ठीक। लेकिन इन्हीं इनर सेल जो मास है ना, इनके पास कुछ सर्टेन सेल है, कुछ ऐसे सेल हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। इनके पास पोटेंसी होती है, खुद से क्षमता होती है कि वो किसी भी टिश्यू किसी भी ऑर्गन को ना बना सकते हैं इंडिविजुअल की। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है ना, तो अगर घर वाले बहुत अच्छे हैं, मीन्स बहुत जानकार हैं इस मामले में, तो उनको भी क्या करना चाहिए कि जो इनर सेल मास है ना, उसका कुछ सेल जो स्टेम सेल है ना, इसको प्रिजर्व करके रख देना चाहिए, ताकि जो बच्चा या बच्ची हो रही है आगे चल के अगर उसे किसी भी ऑर्गन में या फिर किसी टिश्यू में प्रॉब्लम है, तो जो स्टेम सेल करके रखा गया है, प्रिजर्व करके, ये क्या कर सकती है, एक नया ऑर्गन बना सकती है। मान लीजिए लीवर की ज़रूरत है, या फिर मान लीजिए हार्ट की ज़रूरत है, तो स्टेम सेल अगर मान लीजिए उस इंडिविजुअल का, उस बच्चे का रखा गया है प्रिजर्व करके, तो इस स्टेम सेल की हेल्प से ना वो ऑर्गन की फॉर्मेशन कर देंगे, मीन्स ऑर्गन बना देंगे लैब में। इतना इतना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंसी है, इतना अच्छा है ये सेल, ठीक। आगे चलते हैं। What are the major feature of the embryonic development at various month of the pregnancy? क्या क्या फीचर्स होते हैं एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, जो ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब एक एक करके चलिए पढ़ते हैं, ठीक। इन ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, फीमेल की, ठीक। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म, ठीक है। जो 1 मंथ की प्रेगनेंसी हुई मीन्स 1 मंथ जैसे कंप्लीट हो प्रेगनेंसी में, तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले क्या बनता है, दिल बनता है, ठीक। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope, ठीक है। जो पहली बार हम किसी ग्रोइंग फीटस को अगर हम महसूस करना चाहते हैं कि वो सही है कि नहीं, तो हम उसको किसकी हेल्प से चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप से, ठीक है, क्योंकि उसका हार्ट बीट तो हम सुन सकते हैं ना, उसका हार्ट तो पहले ही महीने में बन गया है, ठीक। आगे चलते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्फ एंड डिजिट, मीन्स कि जैसे सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, मीन्स आखिरी के सेकेंड मंथ में क्या होगा, जो फीटस है उसके लिम्फ मीन्स हाथ पैर बन जाएंगे, और डिजिट का मतलब है कि ये नेल मीन्स फिंगर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बन जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 12 वीक का मतलब 3 महीना, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट ट्राइमिनिस्टर। हर 3 महीने को हम ट्राइमिनिस्टर बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमिनिस्टर। 6 मंथ हो गया तो सेकेंड ट्राइमिनिस्टर, 9 मंथ हो गया तो हम थर्ड ट्राइमिनिस्टर बोलेंगे, ठीक है। हर 3 महीने को ट्राइमिनिस्टर बोलते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल द लिम्फ एंड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, ठीक है।
कि तीसरे महीने के आखिरी तक, हर महीने के एंड में ही सब कुछ बन रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, मीन्स बन नहीं रहा, कंप्लीट हो जा रहा है पूरी तरीके से। कि फर्स्ट मंथ के एंड में देखा हार्ट बना, सेकेंड मंथ में हमने एंड में देखा कि हाथ पैर बन गए और साथ में क्या बन गए, फिंगर वगैरह बन गए पूरी तरीके से। ठीक है, थर्ड मंथ में के एंड में देखा, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में देखा या 12 वीक के एंड में देखा कि ज़्यादा करके जो मेजर ऑर्गन है ना वो बन गए। जैसे एग्जांपल दिया है, लिम्ब बन गए मीन्स हाथ पर बन गए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया मीन्स कि उनका एक्सटर्नल जेनेटेलिया बन गया, मीन्स इससे हम ये जान पाएंगे कि मेल है या फीमेल है बच्चा। ठीक है, वो भी बन गए थर्ड मंथ में। ठीक है, पूरी तरीके से डेवलप भी हो गया। आगे देखिए, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ। कि जब पाँचवा महीना आएगा, चौथे महीने के बारे में कोई बात जिक्र नहीं की गई है। पहले महीने में हड बन गया, दूसरे महीने में हाथ पैर और साथ में नेल बन गया, और तीसरे महीने में मेजर जितने भी ऑर्गन हैं लगभग बन गए हैं। जैसे एग्जांपल दिया है एक्सटर्नल जेनेटेलियम। फोर्थ मंथ के बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन फिफ्थ मंथ में कह रहा है कि इसमें क्या होता है, पहली बार मूवमेंट शो करता है क्या, फीटस। ठीक है, पहली बार मदर की वोम में या फिर यूट्रस में हम कह सकते हैं कि क्या फीटस पहली बार अपना मूवमेंट शो कर रहा है, मीन्स मूव करना स्टार्ट कर दिया। और साथ साथ क्या हुआ, जो उसका हेड है ना उस पर क्या हो गया, हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, हेड पे डेवलप हो गया। ठीक, आगे चलते, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक या सेकेंड ट्राइमेस्टर, मीन्स ये सिक्स्थ मंथ की बात कर रहा है। ठीक है, द बॉडी इज कवर विथ फाइन हेयर एंड आईलिड सेपरेट एंड आई लैसेस आर फॉर्म, मीन्स कि 6 मंथ के एंड में या 24 वीक बोल सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में क्या देखने को मिला कि जो पूरी बॉडी है उस पर क्या छोटे छोटे फाइन फाइन हेयर आ गए। ठीक है, ठीक, उसके साथ साथ क्या हुआ, जो आई लिड है ये क्या हो गई, सेपरेट होना स्टार्ट हो गई, आई लिडेड, आई लैशेस बनना स्टार्ट हो गए बच्चे में। ठीक, मीन्स फीटस में। आगे चलते हैं, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, जो एंड है 9 महीने के आखिरी में क्या होगा कि अब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो गई, सारे ऑर्गन बन गए हैं, जितने भी और फीचर्स थे सब कुछ कंप्लीट हो गए। एक मिस एक जो ह्यूमन का बच्चा होता है उसके तरीके से पूरे आ गए, एक इंडिविजुअल। और अब क्या होगा, रेडी हो रहा है किसके लिए, डिलीवरी के लिए। ठीक, क्या होगा, पहले में क्या होगा, फर्स्ट मंथ में याद रखिए कि क्या हो रहा है, हार्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, ये हार्ट बन रहा है। दूसरे मंथ में क्या होगा, जितने भी हाथ पैर हैं मीन्स लिम्स है और इंटरडिजिटेड है, सेकेंड मंथ के इनमें बन जा रहा है। थर्ड मंथ या 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं, इनमें क्या देखने को मिला कि जो मेजर ऑर्गन है ठीक है वो बन गए हैं। जैसे एग्जांपल दिया है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इससे हम पता कर सकते हैं कि लड़की है लड़का है। ठीक है, फिर फिफ्थ मंथ के बाद क्या है कि पहली बार जो फीटस है ना, जो डेवलपिंग फीटस है, अभी डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो डेवलपिंग फीटस है ना वो धीरे धीरे क्या करेगा, पहली बार मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, जो पहली बार उसने मूवमेंट शो किया कब, फिफ्थ मंथ में, और साथ में ही उसके जो हेड है ना उस पर क्या हुआ, हेयर ग्रो डेवलप होना स्टार्ट कर गए। ठीक है, फिर 6 मंथ की बात करते हैं या फिर बोल सकते हैं 24 वीक पे। ठीक है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें क्या हुआ कि उसकी बॉडी में क्या हुआ, छोटे छोटे मतलब फाइन फाइन हेयर पूरी बॉडी में आ गए हैं। ठीक है, और साथ में आई लिड, जो ये आई लिड्स है ना ये सेपरेट हो गई हैं। आई लैशेस, ये जो आई लैशेस है ये बनना स्टार्ट हो गए, मीन्स बन गए हैं 6 मंथ में। और 9 मंथ में क्या होता है कि वो रेडी हो गया पूरी तरीके से, सारे ऑर्गन्स बन गए, पूरी तरीके से डेवलप हो गया है फीटस की। अब वो चाहता है डिलीवर होना, बाहर आना चाहता है। चलिए आगे चलते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है कि यहाँ बेबी की डिलीवरी होगी, और लैक्टेशन का मतलब होता है कि जो बच्चा पैदा हो गया उसको मदर अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The average duration of the human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. जो एवरेज ड्यूरेशन होता है किसी भी फीमेल ह्यूमन की प्रेगनेंसी में वो लगभग 9 महीने होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये जेस्टेशन पीरियड का मतलब 9 महीने में क्या हो रहा है, एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी तरीके से एम्ब्रियो की क्या हो रही है, फीटस में डेवलपमेंट हो रही है, सारे ऑर्गन बन जा रहे हैं, जितने भी फीचर्स है ह्यूमन जैसे सारे सब कुछ क्या हो रहा है, मदर की वूम में बन रहा है ये 9 महीने में। ठीक है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। आगे देखते हैं, vigorous contraction of the uterus at the end of the month causes the expulsion या डिलीवरी ऑफ द फीटस। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब कहाँ पे, यूट्रस में होगा, मदर की यूट्रस में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये मान लीजिए इस तरीके से यूट्रस है। ठीक है, ये मान लीजिए यूट्रस है, ऐसे है नॉर्मल, यहाँ पे फीटस है, बीच में मतलब एम्ब्रियो है। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होगा, बाहर की तरफ ऐसे होगा। क्यों होगा, ताकि बच्चा क्या होगा, डिलीवर हो जाए। ठीक है, डिलीवरी हो जाए, मीन्स पार्चुरेशन प्रोसेस हो जाए। ठीक, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पार्चुरेशन है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अब इस शब्द को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ।
न्यूरो मीन्स जैसे लग रहा है नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है। इंडोक्राइन का मतलब है कि कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड में। तो जो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि यहाँ से कनेक्शन मीन्स यहाँ यूट्रस में बच्चा है, वहाँ से आएगा क्या, सिग्नल आएगा कि अब वो टाइम आ गया है डिलीवरी का, ठीक है। जो यूट्रस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, डेवलपिंग फीटस से आ रहा है। मीन्स प्लासेंटा और जो डेवलपिंग फीटस है दोनों सिग्नल दे रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है पार्चुरेशन का, मीन्स डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो क्या होगा, जो मायोमेट्रियम है मीन्स जो सेकेंड लेयर है किसकी, यूट्रस की, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि क्या हो सके, डिलीवरी हो सके। उसके साथ साथ क्या होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो जो फीमेल है ना, फीमेल का जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन है। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना उसने क्या बनाया, ऑक्सीटोसिन बनाया। ये हार्मोन बना के उसने कहाँ रखा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे, उसके पोस्टीरियर पार्ट में ही क्या है, हार्मोन स्टोर है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, वैसे वैसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी सिग्नल जाएगा कि तुम वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, किसमें, मदर की बॉडी में, ताकि क्या हो सके, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो सके यूट्रस में, मायोमेट्रियम में, ताकि जो बच्चा है वो ईजिली डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो यही है न्यूरो इंडोक्राइन मीन्स यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, और इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे हार्मोन्स भी काम कर रहे हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा हो और बच्चा बाहर आ जाए, ठीक। द सिग्नल, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द सिग्नल फॉर द पर्चुरेशन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल द फीटस इजेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। जो सिग्नल कहाँ से आ रहा है पूरी तरीके से, पहला है फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जो फीटस पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, मीन सारे ऑर्गन बन गए, सारे फीचर्स आ गए हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है वहाँ से, और साथ साथ प्लासेंटा से, ठीक है। प्लासेंटा और जो फीटस है वहाँ दोनों की तरफ से क्या हो रहा है, सिग्नल आ रहा है कि अब पार्चुरेशन का टाइम आ गया है, ठीक है, अब बेबी का डिलीवरी होने का टाइम आ गया है। तो वहाँ से क्या होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स हल्का हल्का क्या होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम में, ठीक है। इसी को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की, मीन्स फीटस भी अपनी तरफ से सिग्नल दे रही है कि अब स्टार्ट होने वाला है पार्चुरेशन, मीन्स अब पार्चुरेशन का टाइम आ गया है, ठीक। आगे चलते हैं। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ये जो फीटल का इजेक्शन रिफ्लेक्स है ना, ये क्या करता है कि जो यूट्रस की जो वॉल है मायोमेट्रियम, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब यही जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये फिर ट्रिगर करेगा, जो फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसका पोस्टीरियर पार्ट को ट्रिगर करेगा कि तुम वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, जिस जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने पहले से बना के तुम्हारे यहाँ स्टोर किया है, अब उसका टाइम आ गया है, तो तुम ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो ताकि और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो सके और बेबी की डिलीवरी हो सके, ठीक है। द ऑक्सीटोसिन act on the uterine muscle and causes the stronger uterine contraction which in turn stimulate the further secretion of the oxytocin। जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ पे वर्क करती है, जो मायोमेट्रियम है या फिर बोल सकते हैं यूट्रस की जो मसल्स है उस पर काम करती है, ताकि वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन दे सके, मीन्स यूट्रस को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सके, मायोमेट्रियम की जो वॉल है और ज़्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जिसकी वजह से क्या हो सके, और से ज़्यादा मीन्स और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन फर्दर रिलीज हो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा मदर की बॉडी में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ईजी होगा बच्चे को डिलीवर करना, ठीक। आगे चलते हैं। दिस लेड टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल पार्चुरेशन। ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, खूब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा बेबी का डिलीवर होना। तब क्या होगा, जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, हाई कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, उस समय क्या होगा, एक्सपल्जन, कि जो बेबी है ना वो बाहर आ जाएगी, मीन्स उसका डिलीवरी हो जाएगा, किसके थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू। बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, ठीक है, वजाइना के साथ किसका हो, सर्वाइकल कैनाल हो, तो ये दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्योंकि वजाइना तो थोड़ा बड़ा है लेकिन जो सर्वाइकल कैनाल है ना बहुत पतला है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए किसका, मायोमेट्रियम का, यूट्रस की वॉल का, ताकि क्या हो सके, ईजिली बेबी डिलीवर हो सके, ठीक। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सप्लेड ऑफ द यूट्रस, ठीक है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसी के कुछ टाइम बाद क्या होता है, यूट्रस से भी क्या होता है, प्लासेंटा भी निकल आता है, ठीक है। पहले क्या होता है, बच्चा बाहर आएगा, फिर बाद में जो बचा हुआ प्लासेंटा है वो भी क्या होगा, आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अब लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अब बेबी की डिलीवरी तो होगी पार्चुरेशन में। अब लैक्टेशन क्या है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर उसको अपनी मदर का ब्रेस्ट फीडिंग करना रहता है। मीन्स लैक्टेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, न्यू यंग वन को एक हिसाब से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस आता है बॉडी में। जो पहले तो वो बहुत कंफर्ट में थे, ठीक है, मदर के वोम में थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो ईजिली मीन्स वहाँ सर्वाइव। अब आ गए हैं कहाँ, इन्वायरमेंट में आ गए, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ हैं, अभी उनको डेवलप करना है। तो अब लैक्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड है फीमेल की, ये आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। मीन्स इनमें भी क्या होता है, इनके भी एल्वलाई के ल्यूमन में मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है, स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के ही टाइम से। जो 9 महीने हैं, ये हमने अब तक यूट्रस की बात की, अब मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं कि 9 महीने के ही टाइम में क्या होता है कि जो फीमेल का मेमरी ग्लैंड है वो भी क्या करता है, मिल्क सिक्रेट या मिल्क बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो एंड है 9 मंथ है, जो आखिरी के महीने होगा, उसमें क्या होगा कि फीमेल का जो मेमरी ग्लैंड है वहाँ से मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। ठीक, दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, ये हेल्प करता है बच्चे को फीड करने में, ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। ठीक है, the milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibody absolutely essential to developing resistance for the newborn baby। ठीक है, जो मिल्क, जो मदर के ब्रेस्ट से मिल्क निकल रहा है ना, शुरुआत के दिनों में, कुछ दिनों में बोल सकते हैं 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक, क्या होता है कि शुरुआत के दिनों में जो उस मदर का जो मिल्क होता है ना, वो येलो कलर का होता है। येलो कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ एंटीबॉडी पाई जाती है, और वो जो येलो कलर का मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उस समय कुछ एंटीबॉडी पाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका IgA। ये एंटीबॉडी क्यों पाई जाती है, ताकि अभी जो नया वन है, मतलब जो न्यू बॉर्न है ना, उसको भी अभी सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी में भी रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो पहली बार अभी आया है धरती पे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। जो इनिशियल के क्या होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, लैक्टेशन पीरियड होता है, उसमें कोलेस्ट्रम में क्या होता है, IgA पाए जाते हैं एंटीबॉडी, जो इंडिविजुअल जो इन्फेंट हैं उनको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर अपब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है शुरुआत के दिनों में, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ठीक है, बच्चों को ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराए, बाहर से मिल्क दे, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भी इसे रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत अच्छी चीज़ होती है, ताकि जो बच्चा है उसका अच्छे से ग्रोथ हो सके और एक हेल्दी बेबी बन सके। ठीक है, आज ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। मैं साथ में बता रही हूँ कि समरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समरी भी पढ़ा करिए, चैप्टर ख़त्म हो जाए कई बार रिवाइज करिए साथ में, और साथ में समरी भी देखिए। चलिए मैं आज इस चैप्टर की समरी भी आपको दिखाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लाइन से एनसीईआरटी की वही सारी हैं, बट ये है कि जो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे समरी में क्या होता है कि सारी चीज़ें तो चैप्टर की देंगे नहीं, वहाँ पे वही पॉइंट्स को मेंशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पेरेंट्स। ह्यूमन को हम जानते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल हैं, पहली चीज़, ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। दूसरा, बेबी पेरेंट्स मीन्स वो बच्चे देते हैं। द मेल reproductive system is composed of pair of testes, the male sex accessory duct and the accessory gland and external genitalia। ये हमने पढ़ा था मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 1 पेयर टेस्टिस होगा, मीन्स 2 टेस्टिस पाए जाएंगे। साथ में जो मेल के एक्सेसरी डक्ट हो गए, रेडी टेस्टिस, वास एफरेंस या एपिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस, ठीक है, ये चारों पाए जाएंगे। साथ में एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, जैसे 1 पेयर सेमिनल वेसिकल, एक केवल सिंगल अनपेयर्ड भी बोल सकते हैं प्रोस्टेट, और 1 पेयर कॉर्पस ग्लैंड या फिर बल्बोयूथर ग्लैंड। ठीक, साथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस पाया जाता है। ईच testis has about 250 compartment called testicular lobule and each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। ठीक है, हर एक टेस्टिस में, मान लीजिए एक टेस्टिस हुआ, दूसरा टेस्टिस हुआ, ठीक, इनमें क्या होगा, 250 कंपार्टमेंट पाई जाएगी, इस तरीके से 250। ठीक है, यहाँ 250, यहाँ टोटल मिला के कितनी हो गई, 500 हो गई। ठीक है, और हर कंपार्टमेंट से 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाई जाएगी, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे होगी, तो एक कंपार्टमेंट में कितना हुआ, यहाँ पे 250 है, इंटू मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो कितना हो जाएगा, 750। लगभग 250 से लेकर कितनी, 750
क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं एक टेस्टिस में, और दोनों में देखा जाए तो क्या हो जाएंगे 500 से लेकर 1500 तक पाए जाएंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आप इजीली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, अंदर दो सेल पाई जाती हैं। पहला क्या है, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं मेल जर्म सेल, जो क्या करते हैं, स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। और जो सर्टोली सेल है, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जो स्पर्म या स्पर्मेटो जो बन गया, उनको क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, the spermatogonia undergo meiotic division leading to sperm formation, while the Sertoli cell provide nutrition to the developing germ cell. जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये meiotic division करके क्या बनाती है, स्पर्म की फॉर्मेशन करती है। सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, जर्म सेल को। डेवलपिंग जर्म सेल का मतलब है कि जर्म सेल को भी करेंगे और साथ में जो स्पर्म बन जाएंगे उनको भी। ठीक, आगे चलते हैं। द लीडिंग सेल आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सिंथेसिस एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ठीक है, ये तो हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखा कि क्या पाया जाता है, मेल जर्म सेल, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, उसके साथ क्या पाया जाता है, सर्टोली सेल। लेकिन जो बाहर स्पेस, इंटेस्टिनल स्पेस है, वहाँ पे भी एक सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं लीडिंग सेल। ये क्या करता है, सिक्रीट भी करता है और बनाता भी है, किसको, एंड्रोजन हार्मोन को। ठीक है, टेस्टिकुलर हार्मोन है मेल का, सेक्स हार्मोन, इसे एंड्रोजन कहते हैं, जो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है ये हार्मोन। ठीक, द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलियस पेनिस, जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसे पेनिस कहते हैं। मेल का कंप्लीट हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे देखते हैं फीमेल का। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी। जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें क्या है, दो ओवरी पाई जाती है, मीन्स एक पेयर। ठीक, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट भी पाया जाता है, जिनकी लेंथ क्या थी, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर थी। वन यूट्रस, एक वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि 5 थे। ठीक है, कौन कौन से थे, मॉन्स प्यूबिस थे, लाइविया माइजोरा, लाइविया माइनोरा थे। ठीक है, क्लॉटिस थे और हाइमेन थे। एंड वन पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, और एक पेयर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, तो ये याद रहना चाहिए। ठीक, द ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जिसे हम ओवम कहते हैं, एंड सम स्टेरॉइडल हार्मोन या ओवेरियन हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन निकलते थे, प्रोजेस्टेरॉन की। ओवरी क्या करेगी, अपना फीमेल गैमेट भी बनाएगी ओवम, उसके साथ साथ कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन भी रिलीज करेगी, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ठीक है, द ओवेरियन फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्बेडेड इन स्ट्रोमा। जो ओवेरियन, जो ओवरी के जो फॉलिकल थे, मीन्स प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल रहे थे, वो कहाँ सब, ये सब कहाँ चेंज हो रहे हैं, किस स्टेज, ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में हो रहे हैं, मीन्स अंदर जो स्ट्रोमा है ये वाले पार्ट में हो रहे हैं। ऊपर वाला क्या होगा, ये कॉर्टेक्स होगा, और जो अंदर वाला मेडुला रीजन है इसमें होगा। ठीक है, ओवरी के। द ओविडक्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द ओविडक्ट हो गया, यूट्रस, वजाइना आर द फीमेल एसेसरी डक्ट। अगर फीमेल के एसेसरी डक्ट हैं तो 3 होंगे, क्या, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया और वजाइना हो गया। ये तीनों क्या बनाएंगे, फीमेल के एसेसरी डक्ट बनाएंगे। द यूट्रस हैज 3 लेयर, नेमली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, जो सबसे बाहर होगा थिन होगा, एक्सटर्नल होगा, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम क्या होता है, बीच का होता है, सेकंड वाला लेयर होता है, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब ये थिक होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये किसके बने होते हैं, स्मूथ मसल के बने होते हैं, यही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जब क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, जब डिलीवरी होता है बेबी को। और तीसरा अंदर का सबसे लेयर क्या है, इंडोमेट्रियम। ठीक है, ये यूट्रस की हम बोल सकते हैं अंदर की लेयर, इसे ग्लैंडुलर लेयर बोलते हैं। और ये जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जो ब्रेकडाउन होता है यूट्रस की लाइनिंग को, तो इंडोमेट्रियम की लेयर ही ब्रेक होती है, सबसे अंदर वाला लेयर है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूडेड, जब फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करे क्या क्या, मॉन्स प्यूबिस, लाइविया माइजोरा, लाइविया माइनोरा, हाइमिन और क्लॉटिस। ठीक है, ये पांचों हैं। द मेमरी ग्लैंड आर द वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो मेमरी ग्लैंड है ये फीमेल का क्या है, सेकेंडरी, हम बोल सकते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। आगे चलते हैं, आगे दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस किस में हो रहा है, मेल में हो रहा है, जब प्यूबर्टी आ रही है, मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ से हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया से हो रही है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ हो गई, वो हो गई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, अब इसको यहाँ से पास करना है, ये सब टेस्टिस की कहानी, टेस्टिस के अंदर के, अब इसको कहाँ पास कराना है, बाहर लेके जाना है। ठीक है, आउट कराना है, किसके थ्रू होगा, मिल्क एसेसरी डक्ट के। मैंने पहले ही बताया था 4 होते हैं, रेडी टेस्टिस, वास एंफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं स्पर्म का। ए नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ हेड,
नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म है ना, उसका जो क्या क्या पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं, पहले हेड होगा, फिर क्या होंगे, इस तरीके से हेड हो गया, नेक हो गया, फिर बीच में मिडिल पीस हो गया, ठीक है, हेड इस तरीके से आगे एक्रोसोम भी प्रेजेंट होगा, मिडिल पीस होगा, इसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और साथ में ये क्या हो जाएगा, टेल, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये हेल्प करती हैं किसमें, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जब ये जो स्पर्म स्विम करता है, मीन्स आगे मूवमेंट में इसके, ठीक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis क्या है, फीमेल में होती है, ये एम्ब्रॉनिक स्टेज से शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं कि प्यूबर्टी में आगे वाले प्रोसेस होते हैं, बट ये जो oogenesis प्रोसेस है ये एम्ब्रॉनिक स्टेज है, मतलब कि जब फीटस अपनी मदर की वोम में, तभी से उसकी ओवरी में क्या होने लगता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और oogenesis में क्या बनता है, जो फीमेल के मेच्योर गैमेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो फीमेल प्राइमेट्स की होती है उनमें कौन सी साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुएशन, और जो नॉन प्राइमेट्स की फीमेल होती है उनमें ओस्ट्रस साइकिल चलता है, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, इन सब में क्या चलता है, ओस्ट्रस साइकिल चलता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर ओनली आफ्टर अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरेशन मींस प्यूबर्टी। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है फीमेल्स में। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओनली वन ओवम इज रिलीज पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है, एक ही ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वन ओवम रिलीज होता है, ठीक। द साइक्लिक चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग इन द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। जो साइक्लिक चेंज हो रहा है किसमें, हर मेंस्ट्रुएशन टाइम में क्या हो रहा था, साइक्लिक चेंज हो रहा था। ओवरी में क्या हो रहा था, फॉलिकल डेवलप हो रहे थे, मीन्स प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देखने को मिला किसमें, प्राइमरी oocyte में। वो क्या बना रहा था, पहला पोलर बॉडी बना रहा था, साथ में एक बड़ा सेल था उसको सेकेंडरी oocyte बोलते थे, ये बन जा रहा था। फिर टर्शरी फॉलिकल किसमें बदल रहा था, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक हुई थी मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, वहाँ पे जो यूट्रस की जो वॉल है अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रही थी, रिकवर कर रही थी, मीन्स रीजनरेट कर रही थी, उनके सेल टिश्यू क्या हो रहे थे, फिर से बन रहे थे, फिर से ब्लड वेसल्स बन रहा था, ठीक है। तो ये जो ओवरी हो गई, यूट्रस होगी, ये किसके द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, ये गवर्न किए जा रहे हैं जो पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहे हैं और ओवेरियन से। पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहे हैं LH, FSH, ओवेरियन हार्मोन कौन से है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ओवरी और जो यूट्रस है दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉलिकल डेवलप्ड हो रहा है ताकि ओव्यूलेशन के टाइम क्या हो सके, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो सके ओवरी में, और जो यूट्रस है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या हुआ, जो ब्रेक डाउन हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर, रीजनरेट कर रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आफ्टर क्वाइटस स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुला वेयर द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। क्वाइटस के टाइम क्या होगा कि जो स्पर्म होगा वो ट्रांसपोर्टेड कहाँ होगा, एम्पुला रीजन ऑफ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, और उसी समय क्या आना चाहिए, ओवम भी आना चाहिए, जब दोनों में क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाए, चाहे मेल या फीमेल कुछ भी बन सकता है, तो क्या बनेगा, जाइगोट। वो क्या होगा, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि जो मेल का क्रोमोसोम आएगा वो हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस में, या फीमेल का जो ओवम का जो न्यूक्लियस या क्रोमोसोम वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो आगे दोनों जब मिलेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो डिप्लॉयड क्या होंगे, जाइगोट होंगे। द प्रेजेंस ऑफ X और Y क्रोमोसोम इन दी स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एम्ब्रियो। जो प्रेजेंस है X और Y क्रोमोसोम, मान लीजिए 50% जो स्पर्म है मेल के वो X लेके आएंगे, 50% Y, लेकिन ओवम के क्या होंगे, हमेशा X ही रहेंगी। आगे जाके फर्टिलाइजेशन किए तो XX है मीन्स फीमेल बनी, आगे जाके ये ओवम से फर्टिलाइजेशन किए Y वाले तो XY मीन्स ये मेल को दिखाएंगे और ये वाले फीमेल को दिखाएंगे, ठीक है। XY क्रोमोसोम से डिसाइड होगा कि मेल होगा या फीमेल होगा बच्चा। द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड mitotic division to form the blastocyst which implanted in the uterus and result in pregnancy। जो जाइगोट है उसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, वो डिवाइड होगा, आगे उसमें क्या होगा, उसके सेल में क्या होंगे, क्लीवेज होंगे, वो डिवाइड होंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, जो रहेगा स्टेज 8 to 16 सेल वाला ब्लास्टोमियर का, इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। 8 to 16 सेल स्टेज रहेगा, इसे मोरूला स्टेज कहते हैं। इस तरीके से डिवाइड होता रहेगा। फिर क्या होगा, ये डिवाइड होते होते ब्लास्टोसिस्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है ना, यही जाके यूट्रस, मान लीजिए ये यूट्रस से सपोज करिए, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इम्बेडेड होगा। कैसे होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा, और अंदर क्या होगा, इनर सेल मास होगा, और इनर सेल मास ही आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फुल्ली डेवलप फीटस इज रेडी फॉर डिलीवरी। आखिरी के 9 महीने बाद मीन्स 9 मंथ कंप्लीट हुए उसके बाद क्या होगा, जो फुल्ली डेवलप फीटस है प्लासेंटा, उनसे क्या आएगा, सिग्नल आना स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल, ठीक है।
यहाँ से क्या होगा, सिग्नल आना स्टार्ट होगा कि अब पार्चुरेशन का टाइम आ गया, कि अब जो फीटस है वो डिलीवर होना चाहता है, मीन्स पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है फीटस। तो सिग्नल कहाँ से आएगा, फुल्ली डेवलप फीटस से आएगा और साथ में प्लासेंटा से भी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन विच इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब तक हमने कहीं हार्मोन्स का ये नहीं पढ़ा है, हमने देखा था कि इनके लेवल क्या थे, बढ़ जा रहे थे, बट इनका रोल होता है पार्चुरेशन में। ठीक है, डिलीवरी होगा बेबी का, जो चाइल्ड बर्थ होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। और ये क्या है, ये इंड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, और इनमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो हमने देखा था क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था मायोमेट्रियम की वॉल में। ठीक है, जो यूट्रस की मायोमेट्रियम की वॉल थी उसको क्या कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, ताकि क्या हो सके, बेबी की डिलीवरी हो सके। साथ साथ कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन का भी लेवल मदर की बॉडी में ही बढ़ा रहता है, और ये भी क्या करते हैं, पार्चुरेशन में हेल्प कराते हैं, मीन्स बर्थ में हेल्प कराते हैं बेबी के। आगे देखते हैं, मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सिक्रीट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो मेमरी ग्लैंड होंगी प्रेगनेंसी के टाइम वो भी क्या होंगी, डिफरेंशिएट होंगे, उनके भी सेल डिवाइड होंगे और आगे क्या बनाएंगे, मिल्क की फॉर्मेशन करेंगे और स्टोर हो जाएगा एल्वुलाई में। जो ल्यूमन है उसकी कैविटी है, जो एल्वुलाई की या ल्यूमन, उसमें क्या होंगे, मिल्क स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और जब 9th मंथ आ जाएगा उसके एंड में ही क्या होंगे, लैक्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स मिल्क अपने आप इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द न्यू बॉर्न बेबी इज फीड मिल्क बाई द मदर, इसे लैक्टेशन कहते हैं, ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, जो न्यू बॉर्न है वो अपनी मदर का जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है शुरुआत के दिनों में, स्टार्टिंग जो कुछ इनिशियल डेज रहते हैं, ठीक है, लैक्टेशन में, उनमें क्या होता है, मिल्क में मदर का जो मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है, वो कोलेस्ट्रम होता है। ठीक है, उसमें क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी IgA। ये क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी बीमारियों से। तो इनिशियल के जो डे होते हैं, मीन्स इनिशियल डे में क्या होता है, जो मदर की ब्रेस्ट फीडिंग होती है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने अंदर क्या कर सके, रेजिस्टेंस बना सके, इम्यूनिटी ग्रो कर सके, और भी जितनी भी सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया हैं इन सब से। ठीक है, क्योंकि इनिशियल डे में क्या होता है, मदर की मिल्क से IgA एंटीबॉडी निकलता है। ठीक है, और मिल्क फीडिंग के लिए, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, ताकि जो बच्चा हो वो हेल्दी हो और उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज का। ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हमने पहले ही पढ़ा है, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी, समरी में भी देखा है। ह्यूमन कैसे होते हैं, बीबी पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, ना अंडे ना बच्चे, ऐसा नहीं देते, सिर्फ बच्चे ही देते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन डैच, ये क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हो रहा है ना, तो इंटरनल है। मेल एंड फीमेल गैमेट आर हैप्लॉइड होंगे, तभी तो आगे जाके दोनों फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट इज डिप्लॉइड होंगे। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन इंड्यूस बाय हार्मोन, किसके हार्मोन की वजह से इंड्यूस होता है, LH बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में FSH है और एस्ट्रोजन भी है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला रीजन ऑफ द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म डैच विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में ही आता है, तब जाके इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। ठीक है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्रस। ठीक है, फीटस और यूट्रस के बीच में कौन सा वो कनेक्शन था, प्लासेंटा था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन, मीन्स यहाँ पे ब्लड का, बस ब्लड के थ्रू हो रहा है। वैस्कुलर कनेक्शन इसलिए लिखा गया है कि जो भी कनेक्शन है, जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू हो रही हैं। ठीक है, किसके बीच में, फीटस के और यूट्रस के बीच में, मदर की बॉडी के बोल सकते हैं। तो ये किसके थ्रू होगा, प्लासेंटा। ठीक है, बाकी के और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ट्रू और फॉल्स करा देती हूँ स्टेटमेंट वाइज। एंड्रोजम आर प्रोड्यूस बाय सर्टोलिसिस, नो, फॉल्स। ठीक है, गलत है, ये वाला ऑप्शन होगा। एंड्रोजन किसके द्वारा रिलीज हो रहे थे, लेडिंग सेल, जो कहाँ प्रेजेंट था, बाहर प्रेजेंट था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट था, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट था। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, ये सही बात है, क्योंकि बना तो किससे, ये बना है मेल जर्म सेल से या स्पर्मेटोगोनिया से डिवाइड होकर मियोटिक डिवीजन करके, लेकिन न्यूट्रिशन कहाँ लेता है, सर्टोली सेल से। ठीक है, लेडिंग सेल आर फाउंड इन ओवरी सेल, क्या लेडिंग सेल कहाँ मिलते हैं, ओवरी सेल में पाए जाते हैं।
नहीं पाए जाते हैं। लीडिंग सेल वहाँ क्यों पाए जाएंगे? ठीक है। लीडिंग सेल सिंथेसिस इन एंड्रोजन, ये सही बात है, ये मेल में पाए जाते हैं, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, बनाते हैं। oogenesis टेक प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, जो oogenesis है कॉर्पस ल्यूटियम में होगा? नहीं, oogenesis तो कहाँ होगा? ओवरी में होगा ना, फीमेल के। मेंस्ट्रुएशन साइकिल चीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो चीजेस रुका होता है कब? प्रेगनेंसी के टाइम। हाँ, ये सही बात है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हैमिन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, जो प्रेजेंस है या एब्सेंस मीन्स हाइमिन का रहना ना रहना, क्या ये दिखाता है कि वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है? नहीं, ये चीज़ क्या है? ट्रू है। ठीक है। आगे भी और सारे भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप ये और सारे क्वेश्चन करिए। ठीक है। किसी भी तरीके की अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगी। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आंसर दूंगी। आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, चैप्टर आज एंड हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।